वेलकम टू संकल्प फॉर टीचिंग करियर। लें ऐसा संकल्प जो आपको कामयाब बना दे। हेलो एंड वेलकम टू और अनदर वीडियो, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के भूगोल का दूसरा अध्याय और चैप्टर का नाम आपके सामने है भारत की भौगोलिक विशेषताएं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि ये जो वीडियो सीरीज भारत का भूगोल चल रही है ये किन किन लोगों के लिए यूज़फुल रहने वाली है। तो सबसे पहले तो इस वीडियो सीरीज़ को टीचिंग एग्ज़ाम्स में जो टीजीटी एसएसटी का 100 नंबर का सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस आता है उसको फोकस किया गया है, जो केवीएस, डीट्रिपलएसबी, एनवीएस, ईएमआरएस इस तरह के सभी गवर्नमेंट जॉब के टीचिंग एग्ज़ाम्स की एसएसटी को कवर करता है। अब इसके अलावा इसमें इस कोर्स को एनसीईआरटी, महेश कुमार बर्णवाल और कुछ यूपीएससी लेवल के टॉपिक्स को मिला करके और प्रीवियस ईयर को इनमें ऐड करके तब प्रॉपर कोर्स को तैयार किया गया है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा मैटर डीट्रिपलएसबी जैसे टीचिंग एग्ज़ाम के अलावा जो एसएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है जिसमें जीके आती है उनके लिए भी यूज़फुल रहने वाला है, क्योंकि आपको एनसीईआरटी का डीप जो नॉलेज है वो यहाँ पर मिलेगी। उसके अलावा 9th क्लास और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो यूज़फुल रहने वाली है, क्योंकि इस सिलेबस में ज़्यादा टॉपिक्स उन्हीं क्लासेस से है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर भारत की भौगोलिक विशेषताएं। जैसा कि हर वीडियो में हम करते हैं, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो हमारा प्रीवियस चैप्टर था, प्रीवियस वीडियो था, उसमें से 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं ताकि हमें भी पता रहे कौन कौन लोग रेगुलर इस कोर्स से जुड़े हुए हैं और कितना उनको समझ में आ रहा है। तो उसी अनुसार हमें नेक्स्ट वीडियो की प्लानिंग करने में मदद मिलती है। तो लास्ट क्लास में जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, भारत स्थिति एवं आकार, उसके पार्ट सेकंड में हमने उसके वन लाइनर क्वेश्चंस किए थे। उस वीडियो में से 3 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, आपको इनका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दूसरा क्वेश्चन है, 1962 में LAC सीमा किन 2 देशों के बीच में बनी थी? तो इसका आंसर भी कमेंट करके बताएं, लास्ट वीडियो में पढ़ा होगा अगर आपने ध्यान से देखा है तो। तीसरा क्वेश्चन है, भारत के 2 द्वीपीय पड़ोसी देश कौन से हैं? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पढ़ा होगा तो जल्दी ही आंसर दे सकते हो, नहीं भी पढ़ा है, थोड़ा सी मैप की नॉलेज है आपको तो भी आंसर दे सकते हैं। तो इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और आज स्टार्ट करते हैं हम दूसरा चैप्टर, भारत की भौगोलिक विशेषताएं। स्टार्टिंग में पहला टॉपिक हम कह सकते हैं, एक तरह से इंट्रोडक्शन हो जाएगा इस चैप्टर का, कि जो भौगोलिक विशेषताएं हैं, मतलब भारत में भूगोल की अलग अलग जो विशेषताएं हैं, कहीं पर्वत हैं, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं रेगिस्तान है, तटीय मैदान है, ये सारी जो अलग अलग तरह की आकृतियां हमें दिखती है इन्हीं को हम भौगोलिक विशेषताएं कहते हैं। तो भारत की मुख्य भौगोलिक विशेषताएं आखिर हैं कौन कौन सी? तो सबसे पहले उनको देख लेंगे नाम से, बाद में एक एक को बहुत ही गहराई से अध्ययन करेंगे। तो भारत में कुल 6 मुख्य भौगोलिक आकृतियां हैं, इनको भौतिक आकृतियां भी कहते हैं। सबसे पहली है उत्तरी पर्वतमाला। अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले ही आपको बता देता हूं कि यहाँ रटने जैसा कुछ नहीं है, आपको मैप को ध्यान में रखते हुए ज्योग्राफी पढ़नी है, तो उससे आप कई सारे टॉपिक्स को कम समय में याद कर सकते हो। तो ये जो हम 6 भौगोलिक आकृतियां देख रहे हैं ना, ये अब मैप में हम देखेंगे और इनको इसी टाइम अपने दिमाग में आपको बिठा लेना है कि कौन सी भौगोलिक आकृति भारत की कौन सी दिशा में है। तो सबसे पहले बात हो रही है उत्तरी पर्वतमाला की, जिसमें ज़्यादातर हिमालय पर्वत ही फैला हुआ है। तो ये उत्तरी पर्वतमाला आप मैप में देख सकते हैं, भारत के पूरे उत्तरी क्षेत्र में फैला हुआ है। यह है उत्तरी हिमालय यानी उत्तरी पर्वतमाला का क्षेत्र। उसके बाद दूसरी भौगोलिक आकृति है उत्तरी मैदान। तो इस हिमालय के जस्ट नीचे जो हिस्सा है भारत का उत्तरी क्षेत्र, ये है भारत के उत्तरी मैदान। फिर उसके बाद तीसरा क्षेत्र है रेगिस्तान। तो इसी उत्तरी मैदान के पश्चिमी क्षेत्र यानी भारत के राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में थार रेगिस्तान है, ये है भारत का रेगिस्तानी क्षेत्र। थोड़ा इसको और ऊपर कर लेते हैं। उसके बाद 4th नंबर पर है प्रायद्वीपीय पठार। तो ये जो भारत का वी शेप का दक्षिणी क्षेत्र है, ये है प्रायद्वीप। इसके
यहाँ पर ये वी शेप के बीचों बीच के पठारी क्षेत्र को कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार। ये होगी इसकी लोकेशन। उसके बाद है तटीय मैदान। तो ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसकी इस साइड में, यहाँ पर पश्चिमी साइड में भी ऐसे पहाड़ों की लाइन है, पूर्वी साइड में थोड़े थोड़े पहाड़ हैं कुछ कुछ दूरी में। अब ये जो पहाड़ी क्षेत्र पश्चिम का है, इसे पश्चिमी घाट, और इस पूर्वी हिस्से को पूर्वी घाट कहते हैं। और फिर पूर्वी घाट और समुद्री किनारे के बीच में जो तट वाले मैदान है, इन्हीं को तटीय मैदान कहते हैं। ऐसे ही पश्चिमी घाट और समुद्री किनारे के बीच में जो तटीय के मैदान होंगे, उन्हें पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। उसके बाद आता है द्वीप समूह। तो भारत के दक्षिण में आप देखोगे तो इस साइड में अंडमान और इस साइड में लक्षद्वीप। यहाँ अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये दो भारत के द्वीप समूह हैं। तो भारत के पास पर्वत भी हैं, मैदान भी हैं, रेगिस्तान भी हैं, पठार भी हैं, मैदान भी हैं और द्वीप समूह भी हैं। ये होगी भारत की 6 भौगोलिक आकृतियाँ। अब हम एक एक को एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे कि इसमें से अंदर कहीं से भी कोई क्वेश्चन बने तो सारे टॉपिक को हमें एक एक करके कवर करना है। शुरुआत करते हैं उत्तरी पर्वतमाला से, यानी हिमालय पर्वत की हर एक जानकारी से। तो पहले इसको एक बार एक साथ पूरा पढ़ लेते हैं। कोई भी जब बड़ा टॉपिक आपको लगे, जैसे थोड़े बड़े बड़े पॉइंट हैं, तो एक बार उनको एक साथ पूरा पढ़ लिया करो, ताकि ये पता चल जाए कि उस पॉइंट में बात क्या की जा रही है। तब उसमें फैक्ट्स को निकालना है और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको ध्यान में रखना है। तो टॉपिक है हमारा उत्तरी पर्वतमाला, जिसमें पहला पॉइंट है भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय इतिहास के अनुसार नवीन, नवीन मतलब नया, और निर्माण के अनुसार वलित पर्वतमाला है। वलित मतलब मोड़दार पर्वत जो होते हैं, बनावट का एक तरीका। तो हिमालय की बनावट कैसी है? वलित। जिसकी लंबाई 2500 किलोमीटर व चौड़ाई कश्मीर में 500 किलोमीटर तथा अरुणाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर है। अब पहले तो इस पॉइंट का सार निकाल लेते हैं कि यहाँ बात की गई है कि भूगर्भीय इतिहास के अनुसार, मतलब कि ये हिमालय प्राचीन पर्वतों में है सबसे पुराना, या मध्यकालीन में है, या फिर नवीन यानी नए वालों में है। तो उस हिसाब से हिमालय नवीन पर्वतमाला है, क्योंकि ये जो नए लेटेस्ट, मतलब एक तरह से अरावली, यूराल, ये प्राचीन पर्वतमाला में आते हैं, जो काफ़ी साल पहले बने थे, निर्माण प्रक्रिया बंद हो गई। लेकिन हिमालय ये उनके काफ़ी बाद में बना है, तो भी इस हिसाब से नवीन यानी नया है, और अभी भी निर्माण प्रक्रिया इसकी जारी है, यानी अभी भी बन रहा है। तो इस हिसाब से भी ये नया यानी नवीन पर्वत है। उसके अलावा ब्लॉक पर्वत होता है, वलित पर्वत होता है। तो ये तरीके होते हैं अलग अलग। इनमें से वलित होता है मोड़दार पर्वतों का। तो वलित जो तरीका है बनावट का, वही हिमालय का है। तो हिमालय बनावट के हिसाब से वलित और इतिहास के हिसाब से नवीन है। ये 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं जो क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर बात आती है लंबाई की। तो यहाँ जो लंबाई 2500 किलोमीटर आपको दिख रही है, ये एनसीईआरटी की किताब में 2400 किलोमीटर दिखेगी, और यूपीएससी लेवल में माजिद हुसैन की किताब में आपको ये 2500 किलोमीटर दिखेगी। अब यहाँ डाउट हुआ था मुझे भी कि जब इस तरह की स्थिति हो तो हम किसे सही आंसर माने। तो जब आप आगे जा कर के अपवाह तंत्र में नदियों वाले चैप्टर में देखोगे, तो वहाँ भी कुछ ऐसे ही सिचुएशन है कि जो महानदी है, एक नदी महानदी है गोदावरी, उनमें से जो एनसीईआरटी में मतलब उसका आंसर है, और वो जो यूपीएससी लेवल की बुक्स है उसमें आंसर है वो अलग है। तो 2-3 ऐसे आंकड़े अलग अलग जगह में हमने देखे जो एनसीईआरटी के आंसर अलग बताते हैं, और ग्रेजुएशन लेवल में या यूपीएससी लेवल में अलग बताते हैं। तो बाद में जो प्रोफेसर हैं उनसे बात करने से ये पता चलता है कि एनसीईआरटी जो है वो एग्जैक्ट आंकड़े नहीं देती, वो लगभग आंकड़े देती है, क्योंकि एनसीईआरटी स्कूल लेवल के बच्चों को देख के बनाई जाती है। तो अगर ये यूपीएससी लेवल में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, तो यूपीएससी लेवल के आंकड़े बिल्कुल फिक्स होते हैं, वही आपको ध्यान रखने हैं। तो एनसीईआरटी में 24 है, तो आपको ये नहीं समझना है कि 24 था, ये 25 किलोमीटर कैसे हो गया। वो लगभग आइडिया होते हैं, और एग्जैक्ट आंकड़े आपको दिए जा रहे हैं जो यूपीएससी लेवल की बुक से मिलते हैं। तो उस हिसाब से भारत में हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर है। टोटल हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 500 किलोमीटर तथा अरुणाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा मैप से आपको पता चलेगा कि जब आप मैप में हिमालय को देखोगे, तो कश्मीर में जो हिमालय है, यहाँ से आपको ये चौड़ाई ज़्यादा दिखेगी, 500 किलोमीटर के आसपास। ये भी एनसीईआरटी में अलग होगी। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में आओगे तो यहाँ आपको चौड़ाई कम मिलेगी,
इसलिए ये 320 है। फिर लंबाई जो है वो टोटल 2500 किलोमीटर है। तो इस हिसाब से आपको ध्यान रखना है। ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इन सब से आजकल क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट है हमारा कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। कोबर एक विद्वान है जिन्होंने अपना ये भूसन्नति सिद्धांत दिया है, जिसमें इन्होंने हिमालय की उत्पत्ति के बारे में बताया है। तो ये हिमालय की उत्पत्ति का सिद्धांत है। तो ये भी कहानी की तरह है, पहले एक साथ पढ़ लेते हैं। भूवैज्ञानिक कोबर के इस सिद्धांत के अनुसार आज से लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय के स्थान पर टेथिस भूसन्नति थी। मतलब कि ये जो हिमालय जहाँ बना है, पहले यहाँ पर टेथिस भूसन्नति थी। मतलब जैसे कि आपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में पढ़ा होगा कि जब पृथ्वी बनी थी तो उसमें एक ही महाद्वीप और एक ही महासागर था, टेथिस महासागर और पेंजिया महाद्वीप। फिर पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के कारण ये पेंजिया महाद्वीप दो हिस्सों में टूट गया। ऊपर का हिस्सा अंगारा लैंड, नीचे का हिस्सा गोंडवाना लैंड, इनके बीच में वही टेथिस सागर। अभी जो टेथिस सागर भूसन्नति थी, इसी में हिमालय का निर्माण हुआ। कहानी की तरह पहले ही समझ लेते हैं, फिर पूरे पैराग्राफ को पढ़ लेंगे। तो ये जो टेथिस सागर था, इसके ऊपर अंगारा लैंड की एक प्लेट यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना लैंड की एक प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये दोनों एक दूसरे की ओर खिसकने लगी। खिसकते खिसकते इस टेथिस सागर के ऊपर आपस में टकरा गई। इनके टकराने से ही हिमालय का निर्माण हुआ। तो टेथिस सागर के ऊपर हिमालय का निर्माण हुआ, इसीलिए इस टेथिस भूसन्नति इसके क्षेत्र को हिमालय का भूगर्भ या जन्मस्थल भी कहते हैं। बस यही कहानी यहाँ लिखी हुई है, अब पढ़ लेते हैं। तो हमने पढ़ा था हिमालय के स्थान पर टेथिस भूसन्नति थी, जो उत्तर के अंगारा लैंड की यूरेशियन प्लेट को दक्षिण के गोंडवाना लैंड के इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से अलग करती थी। मतलब बीच में टेथिस सागर और ऊपर यूरेशियन प्लेट, नीचे गोंडवाना की इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। फिर आज से लगभग 1 करोड़ वर्ष पूर्व यूरेशियन प्लेट व इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के टकराव से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। इसलिए टेथिस सागर को हिमालय का गर्भगृह या जन्मस्थल का भी कहा जाता है। इस प्रकार पहले इयोसीन कल्प में हिमाद्री हिमालय, मतलब हिमालय की सबसे ऊपरी परत, फिर मायोसीन कल्प में मध्य हिमालय, मतलब बीच वाले हिमालय की परत, और अंततः प्लायोसीन कल्प में शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। ये सबसे नीचे वाली परत है हिमालय की, कम ऊंचाई वाली। वास्तव में हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। इसका संकेत हमें हिमालय क्षेत्र में आने वाले भूकंप, नदियों के परिवर्तित होते मार्ग व पीर पंजाल श्रेणी में मिलने वाली झीलीय निक्षेप करेवा है। अब ये जो लास्ट का हिस्सा है, ये एनसीईआरटी से ही ऐड किया गया है कि ये जो हिमालय बढ़ रहा है इसके कारण क्या हैं। तो इसके 3 कारण एनसीईआरटी की किताब में दिए गए हैं कि एक तो भूकंप आ रहे हैं, मतलब कि प्लेटों में हलचल अभी भी जारी है, इसका परिणाम है ये भूकंप। ऐसे ही नदियों के मार्ग परिवर्तित हो रहे हैं। नदियों के मार्ग भी तभी परिवर्तित होते हैं जब नदी में जो उसका बहाव है, उसकी ढाल है, वो बदलती रहती है, उसकी गति बदलती रहती है। तो ये सारे परिणाम, बदलाव जो हैं, ये हिमालय के निर्माण के ही हैं। इसके अलावा पीर पंजाल श्रेणी में कुछ झीलीय निक्षेप मिले हैं। झीलीय निक्षेप भी तभी बनते हैं जब पहाड़ी क्षेत्रों में जो गर्तें होती है उनमें पानी भर जाता है, तो वो झील बन का रूप ले लेते हैं। तो ये 3 चीज़ें, भूकंप, नदी के बदलते मार्ग और झीलीय निक्षेप, ये बताते हैं कि हिमालय का निर्माण आज भी जारी है। ये 3 पे मैं इतना फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सीधा एक फैक्ट नहीं पूछा जाता है, वो 3-4 चीज़ें एक साथ एक क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि भारत में हिमालय का निर्माण अभी भी जारी है, इसके क्या प्रमाण है। तो प्रमाण में ये हो सकता है ये तीनों दे के एक फालतू का चौथा डाल दिया जाए। तो फिर ये 4 ऑप्शन देने के बाद फिर से 4 ऑप्शन होंगे कि निम्न में से कौन से सही हैं, 1, 2, 3 या 2, 3, 4 या केवल 1 और 2। मतलब अब इतना कंफ्यूज कर दिया है कि जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं उन चारों पर ध्यान देना है कि एग्जैक्ट उनमें से कितने सही हैं। तो इस तरह से आजकल कंपटीशन का लेवल थोड़ा टफ हो रहा है, तो इसलिए आपको जो इस तरह की चीज़ मिल जाए कि हाँ ये क्वेश्चन बन सकती है, तो उसके क्या क्या संभावित कारण है वो सारे दिमाग में रखने हैं कि हिमालय उत्पत्ति के 3 कारण हमें दिए गए हैं, भूकंप,
नदियों के बदलते मार्ग और झीलें निक्षेप जिन्हें करेवा कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब ये चीज़ें भी पहले समझ लेनी है आपको ध्यान से मैप में ही, तो उसके बाद पढ़ने में मज़ा आएगा, क्योंकि सारी चीज़ें आपको लगेगा कि हाँ पहले से ही आप समझ चुके हो। तीसरा टॉपिक है उत्तर से दक्षिण हिमालय की 3 श्रेणियाँ। उत्तर से दक्षिण की बात हो तो पहले तो आपको पता होना चाहिए उत्तर की दिशा ये होती है जो ऊपर हो, दक्षिण यानी नीचे। ठीक है, पूर्व पश्चिम बाद में देख लेंगे, अभी उत्तर दक्षिण पर ही फोकस करते हैं। तो हिमालय में जब आप, जैसे ये दिल्ली में है, दिल्ली से आप जैसे ही हिमालय की तरफ एंटर करोगे तो स्टार्टिंग में जो आपको पहाड़ मिलेंगे ना, वो पहाड़ इस तरह से कम ऊंचाई वाले होंगे। औसत ऊंचाई 1000 है। फिर और ऊपर जाओगे हिमालय के अंदर तो अगली जो आपको श्रेणी मिलेगी वो इससे ज़्यादा ऊंचे पहाड़ों की मिलेगी, लगभग 4-4 हज़ार मीटर ऊंची औसत ऊंचाई है इनकी। उसके और आगे जाओगे हिमालय में अंदर की तरफ तो आपको और ज़्यादा ऊंचे ऊंचे 6000 मीटर औसत ऊंचाई वाले पहाड़ मिलेंगे। तो हमने ये जो 3 लाइनें बनाई हैं, इनमें ऊपर सबसे जो है उत्तर की साइड में वो जो सबसे ऊंची वाली श्रेणी है उसको नाम दिया गया है हिमाद्री, महान, वृहद, ग्रेट हिमालय, कई नाम है आगे आप देखोगे। मध्य में जो आप देख रहे हो तो इसका नाम है मध्य हिमालय, हिमाचल हिमालय, लघु हिमालय। सबसे लास्ट में आप जो कम ऊंचाई वाली श्रेणी देख रहे हो इसको बाहरी हिमालय या शिवालिक हिमालय कहते हैं। तो ये तो हो गया उत्तर से लेकर के दक्षिण की ओर हिमालय की 3 श्रेणियाँ। ठीक है, ज़्यादा ऊंचाई वाली हिमाद्री, मध्य ऊंचाई वाली मध्य हिमालय, कम ऊंचाई वाली शिवालिक हिमालय। ये 3 श्रेणियाँ हो गई। अब इन 3 श्रेणियों के अंदर कौन कौन से पर्वत या फिर हिमानियाँ या फिर नदियों का उद्गम स्थान या कौन से प्रमुख शहर, क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं वो भी समझनी है, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन बनता है। तो पहले इनको आप ऊंचाई के हिसाब से एक बार इसमें कहाँ पर क्या चीज़ें हैं वो देख लो एक बार, क्योंकि यही चीज़ें घूम फिर के बार बार आने वाली हैं। अगर हम सबसे ऊपरी श्रेणी अपनी स्टार्ट करें, हिमाद्री जो सबसे ज़्यादा ऊपर है और सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाली है, वहाँ आपको क्या क्या दिखेगा। हिमनदों की बात करें तो हिमनदों में आप देख सकते हो सियाचिन हिमनद है, वालतोरा हिमनद है, बियाफो हिमनद है, इस्फार हिमनद है। हिमनद मतलब हिम यानी बर्फ़ के बने हुए बड़े बड़े ग्लेशियर, बड़े बड़े पहाड़, तो ये हिमनद हैं यहाँ पर। इसके अलावा 3 प्रमुख जो श्रेणियाँ है, पर्वत श्रेणियाँ, वो बहुत ज़्यादा उनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। सबसे पहली है काराकोरम, फिर उसके नीचे लद्दाख, फिर जास्कर। मतलब एक यहाँ पर है काराकोरम, फिर उसके बाद है लद्दाख, फिर उसके बाद है जास्कर। अब ये 3 इसलिए बनाई है क्योंकि ये सेम क्रम भी पूछा जाता है कि इनको एक उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाइए, तो सबसे ऊपर कौन सी है, काराकोरम, फिर उसके बाद लद्दाख, फिर उसके बाद जास्कर, बीच में कौन सी है, लद्दाख, लद्दाख के उत्तर में कौन सी है, काराकोरम। तो ऐसे दिशाओं का फेरबदल किया जाता है, आपके दिमाग को चेक किया जाएगा, ना कि सिर्फ रटा चेक किया जाएगा कि आपने किसने रटा है, क्या कौन से पर्वत है, कौन सी पर्वतमाला है। उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, किस दिशा में कौन सा पर्वत, किस क्रम में कौन से पर्वतमाला है, ऐसे नॉलेज को चेक किया जाता है। तो इसलिए आपको डीपली समझना है, ठीक है, कि सबसे ऊपर काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर श्रेणियाँ है। इसके अलावा हिमालय के उत्तर में जो अक्साई चीन का क्षेत्र है वहाँ पर 2 बड़ी झीलें हैं, पेंगोंग त्सो झील और त्सो मोरारी झील। और फिर इधर कश्मीरी क्षेत्र में आएंगे तो वूलर झील मिलेगी और डल झील मिलेगी कश्मीर में। फिर 2 बड़े पर्वत है यहाँ पर, एक तो केटू पर्वत और नंगा पर्वत, ये दोनों भी कश्मीर के इसी क्षेत्र में मिलेंगे। फिर इसके अलावा तिब्बत क्षेत्र में यहाँ हमें कैलाश पर्वतमाला मिलेगी। तो ये कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जो हमें अपने सबसे ऊपरी हिमालय क्षेत्र में देखने को मिले हैं। इसके अलावा जो आगे हिमालय में जाओगे नेपाल की तरफ तो वहाँ माउंट एवरेस्ट और मकालू, कंचनजंगा, ये बड़ी बड़ी जो ऊंची ऊंची पहाड़ी चोटियाँ हैं ये भी मिलेगी। तो ये सब हमने देखे अपने हिमाद्री हिमालय में। अब इनको आप पॉइंट में पढ़ोगे, लोकेशन तो पहले ही देख चुके हो, अब एक बार इसको पॉइंट में देख लेते हैं कि हिमालय की 3 श्रेणियों में सबसे पहली जो ऊपरी हिमालय हमने देखा था ऊंचाई वाला, उसका नाम क्या क्या है, आंतरिक हिमालय, हिमाद्री हिमालय, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, वृहद हिमालय। ये सब नाम है, किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है। इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना है,
मतलब जो आंतरिक हिमालय है उसके जो पहाड़ हैं उनका क्रोड ग्रेनाइट से बना है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तीनों श्रेणियों में आप सबसे पहले ये देखोगे कि इनका क्रोड किस पदार्थ से बना है। इसमें ग्रेनाइट है, आगे आपको संपीड़ित शैलें या संपीड़ित शैलें मिलेंगी। फिर इनकी औसत ऊंचाई क्या है, वो तीनों एक साथ मिलेगी। फिर इनके अंदर क्या क्या है वो ABC पॉइंट भी हम पढ़ेंगे। तो इसका क्रोड ग्रेनाइट का बना है और इसमें पर्वत चोटियों की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। इसके अलावा इस श्रेणी में उपस्थित है, मतलब क्या क्या उपस्थित है वो नीचे दे रखा है। तो दो चीज़ें पहले पॉइंट में हर बार मिलेगी हमें तीनों श्रेणियों में कि किस पदार्थ से इनका क्रोड बना है और इनकी औसत ऊंचाई क्या है। तो यहाँ हमने देखा है ये ग्रेनाइट से बना है आंतरिक हिमालय और 6000 मीटर ऊंचे पहाड़ हैं औसत ऊंचाई में, मतलब 6000 से भी ऊपर है, औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। उसके अलावा इसमें क्या क्या उपस्थित है, तो ए पॉइंट है सर्वाधिक ऊंची चोटियां हैं इसमें, जिनमें हिमालय की या दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। उसके बाद आती है K2 जो कि हिमालय की दूसरी, भारत की पहली और सबसे ऊंची पर्वतमाला है। लेकिन भारत में थोड़ा सा अपवाद ये बना हुआ है कि फिलहाल ये भारत के पास नहीं है, POK पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हिस्से में है ये। ऊंचाई है इसकी 8610 मीटर। फिर तीसरी है कंचनजंगा जो हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, भारत के सिक्किम में 8598 मीटर ऊंची है। अब K2 भारत की पहली और कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। उसके बाद आता है पर्वत श्रेणियाँ। पर्वत श्रेणियाँ जो कि ऊपर हमने देखी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर तीनों एक साथ एक क्रम में थी उत्तर से दक्षिण में। उसके बाद तिब्बत के क्षेत्र में कैलाश, ये भी उत्तरी यानी कि हिमाद्री हिमालय में है। तीसरा है प्रमुख हिमानियाँ। इसके अंदर हिमानियाँ यानी हिमनद कौन कौन से हैं, तो वो तो हमने देखी ऊपर सियाचिन, बाल्तोरा, बियाफो व इस्फार, ये बड़े बड़े हिमनद है यहाँ पर। प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं, तो झीलों में पेंगोंग त्सो, सोमोरारी देखा हमने। फिर विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली पर्वत चोटी राकापोशी, ये इसी लद्दाख श्रेणी के अंदर मौजूद है। तो राकापोशी एक ऐसी पर्वत चोटी है जो सबसे ज़्यादा तीव्र ढाल वाली है पूरी दुनिया में, तो वो भी हिमाद्री हिमालय में है। उसके बाद F पॉइंट है भारत की सबसे गहरी गार्ज, बुंजी गार्ज लगभग 5200 मीटर गहरी है। ये लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच में है और किस नदी द्वारा बनती है, सिंधु नदी द्वारा। तो एक ही पॉइंट में देखो कितने सारे क्वेश्चन बन गए। भारत की सबसे गहरी गार्ज का नाम क्या है, बुंजी गार्ज। बुंजी गार्ज की गहराई कितनी है, 5200 मीटर। ये किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में मिलती है, तो लद्दाख और जास्कर के बीच में। किस नदी द्वारा बनती है, सिंधु नदी द्वारा। ऐसे स्मार्ट स्टडी करनी है आपको, जो चीज़ पढ़ रहे हो पढ़ते समय ध्यान रखो कि क्या क्या इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हम पहले से तैयार रहें। तो यहाँ पर हिमाद्री की सारी विशेषताएं हमने कंप्लीट कवर कर ली है। अब हमने जो ऊपर देखी थी कि हिमाद्री हिमालय सबसे ऊपर, फिर उसके बाद था मध्य हिमालय। तो ये हिमाद्री और मध्य हिमालय को अलग करने वाली जो सीमा है उसका नाम है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, आगे हम पढ़ेंगे फिर मध्य और शिवालिक को कौन सी लाइन अलग करती है। तो अभी तो ध्यान रखना है कि हिमाद्री और मध्य की तरफ बढ़ते हैं हम, तो इनके बीच में जो सीमा आती है उसका नाम है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसके भी सारे पॉइंट्स जो हैं वो पढ़ लेते हैं एक साथ, फिर इनको मैप में देख लेंगे एक बार। कि अब हम बढ़े हैं ऊंचाई वाली हिमाद्री से नीचे मध्य में जो हिमालय है वहाँ पर। तो इसके नाम है निम्न, लघु, मध्य या हिमाचल हिमालय। इन सब में से कोई भी आ सकता है एग्जाम में, ये सभी मध्य हिमालय के नाम है। इस भाग का क्रोड संपीड़ित शैलों का बना है, वो ग्रेनाइट का बना था, ये संपीड़ित शैलों का। और इसमें पर्वत चोटियों की औसत ऊंचाई लगभग 4000 मीटर है। वो 6000 थी, ये 4000, ठीक है, वो ऊंचाई में थी। ये मध्य में है तो कम हो गई, शिवालिक इससे भी कम हो जाएगी। इसके अलावा इसमें इस श्रेणी में जो उपस्थित है वो चीज़ें नीचे दे रखी हैं। ये है प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ। इसमें कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ है, धौलाधर, महाभारत और पीर पंजाल श्रेणी। ये हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी आती है, ध्यान रखना है। हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो आंसर रहेगा पीर पंजाल। इसमें प्रमुख घाटियाँ हैं कश्मीर, कुल्लू व कांगड़ा घाटी। पर्यटन नगर घूमने के हिसाब से जो प्रसिद्ध शहर हैं, शिमला है हिमाचल प्रदेश में, मनाली हिमाचल प्रदेश, नैनीताल उत्तराखंड, मंसूरी उत्तराखंड, रानीखेत उत्तराखंड।
तो ये सारे पर्वतीय क्षेत्र हैं इस मध्य हिमालय में, ये भी क्वेश्चन बनता है। फिर इनमें से नैनीताल किस राज्य में है, मनाली किस राज्य में है, शिमला किस राज्य में है, रानीखेत किस राज्य में है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो साथ के साथ राज्य भी ध्यान रखने हैं। डी है प्रमुख झीलें कौन कौन सी है इस क्षेत्र में, तो डल और वुलर झील ध्यान रखना। 4 झीलें देखी थी, पेंगोंग त्सो और त्सो मोरारी, ये दोनों हिमाद्री हिमालय में है, और डल और वुलर ये दोनों मध्य हिमालय में है। फिर ई पॉइंट थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ई पॉइंट है, इस क्षेत्र में सर्दियों के 3-4 महीने बर्फ गिरती है, जबकि गर्मियों में यहाँ मौसम शीतल और स्वास्थ्यवर्धक होता है। मतलब गर्मियों में ठंडा मौसम रहता है, रहने के लायक बहुत अच्छी कंडीशन। सर्दियों के 3-4 महीने में बर्फबारी होती है, जो कि पर्यटन के हिसाब से बहुत ही आकर्षक दृश्य होता है। अब आता है कि पहले हमने देखा था हिमाद्री और मध्य के बीच की सीमा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। अब हम देखेंगे मध्य और शिवालिक के बीच की जो सीमा है उसका नाम क्या है। उसका नाम है, आपकी स्क्रीन के सामने ये जो नोट दे रखा है इसको मैं हटा देता हूँ। मध्य हिमालय शिवालिक हिमालय से मेन बाउंड्री फोल्ट, ये नाम ध्यान रखना है। वो था मेन सेंट्रल थ्रस्ट, यह है मेन बाउंड्री फोल्ट, द्वारा अलग होता है। मतलब कि शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में जो सीमा है उसका नाम है मेन बाउंड्री फोल्ट। तो ये जो चीज़ें हमने देखी मध्य हिमालय में है, इनको एक बार मैप में देख लेते हैं, क्योंकि मैप से चीज़ें दिमाग में लंबे समय तक रहती हैं। ये पॉइंट हमें A B C D सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमने मध्य हिमालय में क्या क्या देखा, वूलर झील, डल झील, कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, और इसी में शिमला देखा हमने, मंसूरी देखा, नैनीताल देखा, रानीखेत देखा। फिर इसके अलावा पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत की जो पर्वत श्रेणियाँ है वो भी इन्हीं के बीच में है। मतलब इतने से क्षेत्र में इतनी सारी चीज़ें हैं कि इतनी जगह में हम लिख नहीं पाएंगे। तो जो जो चीज़ें हमने देखी अभी इस पॉइंट में वो सब हमें मिलेगी इस मध्य हिमालय में। पहले जो हमने देखी थी वो सारी थी उत्तरी यानी हिमाद्री हिमालय में। इसके बाद जो हम देखेंगे वो हमें मिलेगी यहाँ सबसे नीचे दक्षिणी और बाहरी शिवालिक हिमालय में। तो अब पढ़ते हैं शिवालिक हिमालय के बारे में। ये रहा शिवालिक हिमालय, सबसे बाहर है तो इसलिए इसका नाम है क्या, बाह्य या शिवालिक हिमालय। इस भाग का क्रोड संपीड़ित शैलों का बना है और इसमें पर्वत चोटियों की औसत ऊंचाई लगभग 1000 मीटर है। इसके अलावा इस श्रेणी में उपस्थित है, तो इस हिसाब से आपको कंपेयर करके याद रखना है। भूल भी जाओगे तो कंपैरिजन से याद आ जाएगा कि भाई सबसे ऊपर वाला 6000 था, बीच वाला 4000, लास्ट वाला 1000। सबसे ऊपर वाला ग्रेनाइट से बना था, बीच वाला असंपीड़ित शैलों से, ये वाला संपीड़ित शैलों से। तो ऐसे कंपैरिजन से भी ध्यान आ जाता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्या चीज़ें इसमें है, तो अन्य चीज़ों में प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं इसमें गारो, खासी, जयंतिया, ये अभी हम मैप में देखेंगे। पूर्वोत्तर साइड असम मेघालय की साइड में है ये। उसके बाद इस क्षेत्र में पाए जाने वाले छोटे छोटे घास के लंबवत मैदानों को पश्चिमी क्षेत्र में दून, पूर्व में द्वार व उत्तराखंड में बुग्याल कहते हैं। तो एक तो ध्यान रखना है, दून किसे कहते हैं, लंबवत मैदानों को, हरे भरे मैदानों को द्वार भी कहते हैं और बुग्याल भी कहते हैं। द्वार और बुग्याल पूर्व में कहते हैं जो कि उत्तराखंड का क्षेत्र है, पश्चिम में दून कहते हैं। तो ऐसे प्रमुख दून कौन से हैं, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, और प्रमुख द्वार है हरिद्वार। तो ये हो गया शिवालिक हिमालय। एक बार इसमें ये जो चीज़ें हमने देखी इनको भी मैप में देख लेते हैं, तो थोड़ा सा इनकी विशेषताएं भी हमें दिमाग में रहेगी। कि सबसे दक्षिणी क्षेत्र में आप आ जाओगे, नीचे नीचे तो बाहरी जो छोटे छोटे पहाड़ हैं वो सब आपको मिलेंगे शिवालिक हिमालय में, जिसमें आपका कोटली दून, देहरादून, पाटली दून, हरिद्वार, ये सारे क्षेत्र आ जाते हैं। फिर गारो खासी जयंतिया इस साइड पूर्वोत्तर में देखोगे तो मेघालय क्षेत्र में है गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ। तो ये था शिवालिक हिमालय की उत्तर से दक्षिण की तीनों श्रेणियाँ हमने कवर कर ली। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हम हिमालय को पूर्व से पश्चिम की तरफ देखेंगे। तो पहले एक बार टॉपिक देख लेते हैं, फिर इसको मैप में समझाता हूँ। पश्चिम से पूर्व हिमालय की 4 श्रेणियाँ, मतलब ये हिमालय है। अभी हमने उत्तर से दक्षिण की तरफ देखा, अब हम ये पश्चिम दिशा है, पश्चिम से पूर्व की तरफ देखेंगे। ऐसे नदियों को 1 2 3 4 नदियाँ होंगी, फिर नदियों के
इस साइड का एक हिस्सा एक हिमालय, इन दो नदियों के बीच का हिस्सा दूसरा हिमालय, ये तीसरा, ये चौथा हिमालय। तो ये क्या कर रहे हैं, हम पूर्व से पश्चिम में जा रहे हैं, इसीलिए इसको कहते हैं पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम हिमालय की 4 श्रेणियाँ। तो ये चारों एक बार यहाँ देख लेते हैं, तो फिर पॉइंट से पढ़ने रह जाएंगे। देखिए इस साइड में एक नदी है सिंधु नदी, फिर यहाँ उत्तराखंड के आसपास से एक और नदी देखने को मिलेगी आपको, सतलज, सॉरी सर, उत्तराखंड नहीं, हिमाचल प्रदेश के आसपास, उत्तराखंड से तो आपको देखने को मिलेगी काली नदी। उसके बाद ये नेपाल के पूर्वी छोर में तीस्ता नदी देखने को मिलेगी, और फिर ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, मतलब उसी का एक पार्ट दिहांग नदी। अब ये जो प्रमुख नदियां आपने देखी, इनके बीच के जो क्षेत्र हैं उनके अलग अलग नाम हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा है सिंधु और सतलुज नदी के बीच का जो हिमालय है उसका नाम है पंजाब हिमालय, क्योंकि यहाँ पंजाब एक बड़ा राज्य है इस क्षेत्र में, इसलिए इसको नाम दिया गया पंजाब हिमालय। फिर है सतलुज और ये काली नदी, इसके बीच के हिमालय को नाम दिया गया है कुमाऊं हिमालय। यहाँ का प्रसिद्ध क्षेत्र कुमाऊं है, इसलिए इसका नाम पड़ गया कुमाऊं हिमालय। फिर काली और तीस्ता नदी के बीच में जो एरिया दिख रहा है वो नेपाल का है, इसलिए इसका नाम पड़ गया नेपाल हिमालय। ऐसे ही तीस्ता और दिहांग नदी, इन दोनों के बीच में असम एक बड़ा क्षेत्र है, तो इसलिए इस हिमालय का नाम हो गया असम हिमालय। तो एक तो यही क्वेश्चन बन जाएगा कि पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच में है। तो आपको यह मैप से देखो अपने आप दिख रहा है कि ये सिंधु और सतलुज के बीच में है। कुमाऊं हिमालय किन के बीच में है, सतलुज और काली नदी। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता, असम हिमालय तीस्ता और दिहांग। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सा हिमालय किन नदियों के बीच में है, तो नदियों की लोकेशन, क्रम और उनके बीच के हिमालय का नाम ऐसे ही एज इट इज़ आपको याद रखना है। फिर इनके बीच में क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं उनको एक बार फिर से देख लेते हैं, यही हमें वहाँ पॉइंट में पढ़नी है। जैसे पंजाब हिमालय में हम देखेंगे दो नदियों के बीच में क्या क्या दिख रहा है हमें, बियाफो, हिस्पार, सियाचिन, बाल्तोरा, ये चारों हिमनद हैं। पेंगोंग सो मरारी और डल झील, वुलर झील, ये चारों झीलें हैं। फिर वही काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और ये धौलाधर, ये कुछ एक ऐसे क्षेत्र हैं, वो बुंजीगार, राकापोशी पर्वत, केटू पर्वत, नंगा पर्वत, ये सब इसी पंजाब में दिख रहे हैं, तो ये आएंगे पंजाब हिमालय में। फिर कुमाऊं हिमालय में हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या है, तो यहाँ गंगोत्री, यमुनोत्री, कामेत पर्वत, नंदा देवी पर्वत, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नैनीताल, भूमिताल, सातताल, ये सारी प्रमुख विशेषताएं आपको यहीं देखने को मिलेगी कुमाऊं हिमालय में। आगे बस पॉइंट पढ़ना है। फिर नेपाल हिमालय में हम आएंगे तो यहाँ सबसे ऊंची जो पर्वत चोटियाँ हैं वो देखने को मिलती हैं, जिसमें माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, फिर मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा। 10 हिमालयी जो सबसे ऊंची पर्वत चोटियाँ हैं वो सब का क्रम इसमें देखने को मिलेगा। सारी इसमें है नहीं, लेकिन 4-5 इसमें है, जो इसके बाहर भी हैं वो इसके साथ साइड में हमें देखने को मिलेगी, ताकि टॉप 10 हाईएस्ट जो पर्वत चोटियाँ हैं वो भी हम इसी में याद कर लें। उसके बाद असम हिमालय में हमें ये कुछ प्रमुख दर्रे मिल जाएंगे, सेला दर्रा, बुमला दर्रा, जेलेपला, कारपेला, नामचा, बैरवा पर्वत। तो ये गारो खासी की, जयंतिया की पहाड़ियाँ, ये कुछ एक विशेषताएं हमें इस क्षेत्र में भी देखने को मिलेगी। तो चीज़ें तो वही हैं, पहले हमने उनको उत्तर से दक्षिण में देखा, अब पूर्व से पश्चिम में देखा। अब जाके आप सिर्फ इसके पॉइंट को पढ़ सकते हैं। अब आपको आइडिया रहेगा कि क्या पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि हम पहले देख चुके हैं। पश्चिम से पूर्व हिमालय की 4 श्रेणियाँ, ये चौथा टॉपिक है हमारा हिमालय का, जिसमें सबसे पहला जो हिमालय है वह पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय या हिमाचल हिमालय, ये अन्य नाम भी ध्यान रखने हैं। यह सिंधु से सतलुज नदी के बीच का लगभग 600 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है। ये कितना लंबा है ये क्वेश्चन नहीं बनता, किन नदियों के बीच में है ये क्वेश्चन बनता है, तो ये ध्यान रखना है, सिंधु और सतलुज के बीच में। जहाँ हिमालय की चौड़ाई सर्वाधिक 400 किलोमीटर है, इसके अलावा इसमें उपस्थित है। तो यहाँ इसकी चौड़ाई सबसे ज़्यादा है, जो अन्य हम नेपाल वगैरह हिमालय देखते हैं, तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। कितनी है ये क्वेश्चन नहीं बनता है, ये बनता है कि इन सारे हिमालय में सबसे ज़्यादा चौड़ाई हिमालय की कहाँ पर है, तो वो है पंजाब हिमालय में। इसके अलावा इसमें प्रमुख पर्वत में केटू और नंगा पर्वत, जो कि कश्मीरी क्षेत्र में है, पीओके में। उसके बाद प्रमुख श्रेणियाँ इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, धौलाधर व पीर पंजाल, ये सारी श्रेणियाँ भी इसी नेपाल हिमालय में है। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख हिमानियाँ भी हमने इसमें देखी मैप में, सियाचिन, बाल्तोरा, बियाफोर, इस्पार, वो सब भी पंजाब हिमालय में है।
ज़्यादातर इससे तो इधर ही आ गए। प्रमुख झीलें पेंगोंग सो मोरारी, डल व वूलर सारी झीलें पंजाब हिमालय में है। फिर आता है कुमाऊं हिमालय। यह सतलुज से काली नदी के बीच का लगभग 350 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है और यह पंजाब हिमालय से अधिक ऊंचा है। ये चीज़ पे ध्यान देना कि ये पंजाब हिमालय से अधिक ऊंचा है। मतलब पंजाब हिमालय में हमने बड़ी बड़ी चीज़ें देखी लेकिन ऊंचाई उनकी इनसे कम है। तो कुमाऊं पंजाब से ऊंचा है। आगे नेपाल कुमाऊं से भी ऊंचा मिलेगा। फिर जो लास्ट वाला समय है वो कम हो जाएगा। तो फिर ये भी ध्यान आता है कि सबसे ऊंचा हिमालय पूर्व से पश्चिम में कौन सा है, तो नेपाल हिमालय है। तो ये चीज़ इसलिए ध्यान देनी है कि कुमाऊं जो पहले हमने पढ़ा है पंजाब हिमालय उससे अधिक ऊंचा है। इसके पश्चिमी भाग को गढ़वाल हिमालय व पूर्वी भाग को कुमाऊं हिमालय कहते हैं। इसके अलावा इसमें उपस्थित है, मतलब इस कुमाऊं हिमालय के ही दो नाम हैं, गढ़वाल हिमालय जो कि पश्चिमी हिस्सा है, कुमाऊं हिमालय जो पूर्वी हिस्सा है। फिर इसके अलावा इसमें गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नैनीताल, भूमिताल, सातताल झीलें और इसकी सबसे ऊंची चोटियाँ नंदा देवी और कामेत दूसरी पर्वत चोटी है। ठीक है, यहाँ मतलब उत्तराखंड में दोनों पहाड़ पर्वत हैं, ये दोनों इसी कुमाऊं हिमालय की दो पर्वत चोटियाँ हैं। फिर आता है नेपाल हिमालय। यह काली से तीस्ता नदी के बीच लगभग 800 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है और यह कुमाऊं से भी ऊंचा व हिमालय से भी ऊंचा है। सॉरी, हिमालय का सबसे ऊंचा है क्षेत्र है। मतलब कि हिमालय के अन्य जितने भी पहाड़ हैं उन सबसे ऊंचा ये नेपाल हिमालय है। हिमालय की जो पश्चिम से पूर्व की अन्य श्रेणियां हैं उन सबसे भी सबसे ज़्यादा ऊंचा ये नेपाल हिमालय है। इसे भूटान में भूटान हिमालय, सिक्किम में सिक्किम हिमालय व पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग हिमालय, क्योंकि दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ हैं इसलिए दार्जिलिंग हिमालय कहते हैं। इसके अलावा इसमें शामिल सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटियाँ स्थित हैं, जैसे कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, वो भी इसी में है। थर्ड हाईएस्ट जो है कंचनजंगा 8,598, वो भी इसी में है। आगे कुछ और हैं। फोर्थ हाईएस्ट मकालू 8,481 मीटर, वो भी इसी में है। फिफ्थ हाईएस्ट धौलागिरी 8,172 मीटर, वो भी इसी में है। सेवन्थ हाईएस्ट अन्नपूर्णा 8,078 मीटर, वो भी इसी में है। ये तो हमने देखी वो पर्वत चोटियाँ जो नेपाल हिमालय में हैं। इनके अलावा इनके बीच में जो छूट गई वो सब भी यहाँ आगे दे रखी हैं। सेकंड इसके बीच में छूट गया था, वो जो सेकंड हाईएस्ट है K2 POK पंजाब हिमालय में है। उसके बाद सिक्स्थ यहाँ छूट गया था नंगा पर्वत जो पंजाब हिमालय में है। सेवन्थ यहाँ नहीं था, अच्छा सेवन्थ दो बार आ गया, सेवन्थ अन्नपूर्णा पहले था, तो ये अब होगा एट्थ और ये होगा नाइन्थ और ये लास्ट होगा 10th हाईएस्ट। तो 8वां पर्वत है नंदा देवी कुमाऊं हिमालय में, 9वां पर्वत है कामेत कुमाऊं हिमालय में और 10वां है नामचा बैरवा असम हिमालय में। तो ये है हिमालय पर्वत की 10 सबसे ऊंची पर्वत चोटियाँ। फिर उसके बाद है असम हिमालय। यह तीस्ता से दिहांग ब्रह्मपुत्र के बीच लगभग 750 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है, जहाँ हिमालय की चौड़ाई सबसे कम 150 किलोमीटर है। इसके अलावा इसमें उपस्थित है, अब देखिए हिमालय की सबसे अधिक चौड़ाई कौन से हिमालय के पार्ट में है, तो वो हमने देखा ऊपर पंजाब हिमालय। सबसे कम चौड़ाई कहाँ पर है, असम हिमालय में। इसके अलावा इसमें प्रमुख पर्वत चोटी है नामचा बैरवा, अरुणाचल प्रदेश में है। यहीं से इसके पूर्व से यू टर्न लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी भारत में एंटर करती है। फिर उसके बाद है प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ गारो खासी जयंतिया, ये मेघालय में उपस्थित हैं, इसी असम हिमालय में आती है। फिर उसके बाद है प्रमुख नदियाँ, तो इसमें है ब्रह्मपुत्र, लोहित, दिहांग व दिबांग। बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र, बाकी इसकी सहायक नदियाँ ये सब इसी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये हुए हिमालय के कुछ प्रमुख पश्चिम से पूर्वी हिस्से। तो हिमालय के बारे में यहाँ हमने सारी चीज़ें पढ़ ली और ये चैप्टर थोड़ा बड़ा होने के कारण काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हमें इसे 2 हिस्सों में पढ़ना है। ये हिमालय की सारी जानकारी हमने पार्ट 1 में पढ़ी, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा डिटेल्ड जानकारी थी। इसके अलावा जो इस चैप्टर में इसका हिस्सा बच गया है उन सबको हम इसके सेकंड पार्ट में करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा।
और वीडियो अगर यूज़फुल रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे तो हम इससे अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसको शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसको सब्सक्राइब करें, मोटिवेशन बना रहे। इसके अलावा कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। कोई नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए आपको, कोई नई सीरीज़ चाहिए तो वो सब आप कमेंट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा इस वीडियो का प्रीवियस पार्ट और नेक्स्ट पार्ट जो है उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के जो नोट्स आप पढ़ रहे हो, इनके जो पीडीएफ हैं वो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम में हमारा ग्रुप है, वहाँ जाके ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे इसके। इसके अलावा हमारी ऑफलाइन कोचिंग के कॉन्टैक्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए जाएंगे। अगर कोई दिल्ली, साउथ दिल्ली के आसपास है, दिल्ली एनसीआर में, तो ऑफलाइन क्लासेस भी हमारी चल रही है, उसके कॉन्टैक्ट भी आपको यहीं मिलेंगे। तो आज की वीडियो समाप्त हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।